आप सबों को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं नंद किशोर प्रसाद। हम लोग पिछले दिन प्रोनाउन शुरू किए थे। आज प्रोनाउन का दूसरा डे है और हर अल्टरनेट डे कर मैं प्रोनाउन का नया वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स होंगे। और यकीन मानिए कि अगर आप उन सारे रूल्स को पढ़ लिए तो आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन प्रोनाउन से रिलेटेड मिस नहीं होगा। ठीक है, आप एकदम डेफिनेटली उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर आएंगे। ठीक है, तो आप जो है सो प्रोनाउंस के सारे रूल्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। आज हम लोग यूज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे। ठीक है, उसका ढेर सारा एग्जाम्पल भी देखेंगे। उसके बाद फिर आगे में हम लोग प्रीपोजिशन के बाद जो है सो ऑब्जेक्टिव केस आएगा या सब्जेक्टिव केस आएगा। उसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स से मैं आपको ये दोनों चीज़ ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, और प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, मतलब उसमें उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन यूज होगा और उसके बाद जो है सो हम कौन सा केस का यूज करेंगे, ये हम जो है सो आज के क्लास में, आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे, जो कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो बीच में स्किप आप ना करें, स्किप कर ना देखें, आप शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को देखें, आपको आज मज़ा ही आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। कल हम लोग यूज़ ऑफ सब्जेक्टिव केस पढ़े थे कि सब्जेक्टिव केस का यूज़ हम कहाँ करते हैं। आज हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। तो चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। तो ऊपर मैंने शॉर्ट में कुछ लैंग्वेज मैंने नहीं लिखा इसके लिए, ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्या कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑब्लिक सब्जेक्टिव केस। तो इसका मतलब ये है कि वर्ब के बाद जो केस आएंगे ऑब्जेक्टिव केस होगा या सब्जेक्टिव केस होगा। तो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव केस होगा, यानी वर्ब के बाद जो है सो सब्जेक्टिव केस बिल्कुल नहीं आएगा। जब भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कुछ एग्जाम्पल से समझ लें। हम आपको दो एग्जाम्पल देते हैं, आप उसको समझे। फर्स्ट सेंटेंस है कि राम टोल्ड आई ए स्टोरी। ठीक है, एक तरीका हो गया इस सेंटेंस को लिखने का ये। दूसरा तरीका मैंने लिखा है कि राम टोल्ड मी ए स्टोरी। ठीक है, राम ने मुझे एक कहानी सुनाई। तो ये दोनों सेंटेंस में से आप खुद बताइए कि कौन सा सही है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप बोलेंगे यहाँ पे रूल्स को देखकर, ठीक है, कि वर्ब के बाद हमेशा जो है सो ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब यहाँ टोल्ड है, यहाँ भी वर्ब टोल्ड है। ठीक है, तो राम टोल्ड, ठीक है, राम टोल्ड, और टोल्ड के बाद जो वर्ड आया है वो ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ इसका मतलब है कि वर्ब के बाद जो केस होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। इस रूल के अनुसार वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ना कि सब्जेक्टिव केस। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ टिक का निशान लगाया और यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया है। क्लियर है? तो यहाँ पे टोल्ड आई होगा या टोल्ड मी होगा, दोनों में से कौन सा सही होगा? तो आई हम जान रहे हैं, हम पिछले क्लास में डिटेल में बतलाए हैं। ठीक है, तो आई जो है सो सब्जेक्टिव केस है, जबकि मी क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव केस है ना। तो इसलिए यहाँ पे जब वर्ब के बाद यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का हमने यहाँ जिक्र किया है, तो वर्ब के बाद जब भी होगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। इसका मतलब है कि राम टोल्ड मी ए स्टोरी, ये सेंटेंस सही है, और राम टोल्ड आई ए स्टोरी जो है सो बिल्कुल गलत सेंटेंस है। ठीक है, ये छोटा सा समझाने के लिए मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया। ठीक है, हम बड़े बड़े एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जो वैसे क्वेश्चंस से प्रैक्टिस कराऊंगा, जो क्वेश्चंस जो है सो किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आए हुए प्रश्न होंगे। ठीक है, और तब आप देखेंगे कि हाँ, मैंने जो रूल्स बताया है वो रूल्स का उसमें यूज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड आपसे अगर हम पूछे कि सी स्कॉल्डेड यू एंड आई, उसके बाद मैंने इसी सेंटेंस को ऐसे लिखा कि सी स्कॉल्डेड यू एंड मी। ये भी दोनों सेंटेंस को मैंने दो तरीके से लिखा। अब आप बताएं सोचकर कि ये दोनों में से कौन सा सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है, या दोनों में से कोई एक सही है। आप सोच लें, वीडियो को पॉज करके इसका जवाब दें, उसके बाद मेरी वीडियो को देखें। तो सही क्या है? तो हम सबसे पहले हम वर्ब को देखेंगे
क्योंकि ये वर्ब से रिलेटेड है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस की बात मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने देखा क्या कि यहाँ पे स्कॉल्डेड वर्ब है, ठीक है, और इसके बाद जो वर्ड आया है ये मेरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट इससे पहले आएगा, वर्ब के पहले आएगा, और ऑब्जेक्ट जो है सो वर्ब के बाद आएगा। तो यहाँ भी यू आया है, यहाँ भी यू आया है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि हम पिछले दिन बतलाए थे कि यू का सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है और यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ यानी अगर ये सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है पता नहीं चल रहा, लेकिन दोनों यू है तो दोनों सही है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ आई और मी में है, ठीक है। तो अब वैसे ही फर्स्ट सेंटेंस में भी देखें कि आई सब्जेक्टिव केस था और वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आता है, ठीक है, तो इसलिए हमने आई के जगह पे क्या किया, मी किया, तब जाकर मेरा वो सेंटेंस सही हुआ था। जस्ट वैसे ही यहाँ भी हम आई के जगह पे मी करेंगे, यानी वर्ब के बाद जो केस आएगा ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ स्कॉल्डेड के बाद यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है और मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है। क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है सो ये चीज हमको याद रखना है, माइंड में सेटअप कर लेना है कि ऑब्जेक्ट के बाद जब भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। क्लियर है। अब आगे देखें हम लोग, इसी को अब हम और भी एग्जाम्पल से समझेंगे प्रीपोजिशन को, ठीक है। अगला रूल्स है जो कि प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आएगा उसका जिक्र मैं करूंगा इस रूल में। तो प्रीपोजिशन किसको कहते हैं अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, प्रीपोजिशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में एक एक प्रीपोजिशन का यूज बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन, अगर एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा या सब्जेक्टिव केस, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस कभी नहीं आएगा। क्लियर है। इसमें भी जिस तरह से वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया है वैसे ही प्रीपोजिशन के बाद भी जो है सो ऑब्जेक्टिव केस ही होगा, ना कि सब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल से समझ लें, यहाँ भी उसी पहले वाले रूल्स की तरह यहाँ भी मैंने दो एग्जाम्पल दिया है, दो तरीके से मैंने सेंटेंस को लिखा है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में है सी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड आई, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो सी डिवाइडेड यहाँ पे तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो सी डिवाइडेड द मनी, मनी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो सी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड आई, तो बात हम क्या कर रहे हैं, प्रीपोजिशन की बात क्या कर रहे हैं, प्रीपोजिशन की, ठीक है। तो यहां पे बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है। अब इसके बाद क्या आया है, यू एंड आई, ठीक है। तो यू तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में दोनों में सेम है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन आई देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव केस में है। इसका मतलब है कि ये पार्ट जो है सो बिल्कुल गलत है, यानी किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बिटवीन जो है सो मेरा प्रीपोजिशन है और इसके बाद ये जो यू आया है ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये आई भी जो है सो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। इसका मतलब है सी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड आई जो है सो बिल्कुल गलत सेंटेंस है। तो सही क्या होगा, ये छोटी छोटी गलती आती एग्जाम में, ठीक है, जो लगता तो देखने में है कि नहीं बिल्कुल सही है, यहाँ यू है तो आई क्यों नहीं हो सकता, है ना, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन रहता है, तो आप इसको अच्छे से देखकर बनाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट में इसी सेंटेंस को मैंने सही करके लिखा, सी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड मी, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ यू भी जो है सो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मी भी जो है सो क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट, आई का, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड मी जो है सो बिल्कुल सही सेंटेंस है। सेकेंड सेंटेंस जो है कि सी मॉक्ड एट ही एंड आई, मॉक्ड मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना, किल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना, ठीक है। तो सी मॉक्ड एट ही एंड आई, तो यहाँ मॉक्ड के बाद देखें तो एट प्रीपोजिशन है ना, एट प्रीपोजिशन है, और इस एट के बाद जो है यहाँ पे दो ठो, एक ही आया है और एक आई आया है। तो ही भी सब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव केस है, और आई भी सब्जेक्टिव केस है कि नहीं है।
आप तो इतना समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो ही भी ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी सब्जेक्टिव केस, और आई भी सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे हमने क्या रूल्स में बताया कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो इसलिए एट प्रीपोजिशन है और इसके बाद यहाँ पे हम ही नहीं बल्कि हिम लिखेंगे, और एट के बाद मी है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आई नहीं बल्कि हम मी लिखेंगे, यानी ये मेरा जो सेकंड वाला सेंटेंस है, सी मॉक्ड एट हिम एंड मी, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद दोनों वर्ड जो है सो दोनों मेरा जो केस है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। क्लियर है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्या होगा, जैसे एक वर्ड हमने बट को सिलेक्ट किया कि बट क्या है, बट सीधे से हम जानते हैं प्रीपोजिशन है, ठीक है, लेकिन बट जो है सो कंजंक्शन भी है। बट क्या है, कंजंक्शन भी है ना। तो कंजंक्शन भी है और ये प्रीपोजिशन भी है, तब क्या हम करेंगे, तब मैं क्या करूंगा, ये सोचने वाली बात है। तो अब देखिए इसको कुछ एग्जांपल से मैं समझ रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, तो प्रीपोजिशन का रूल तो हम समझ ही गए, ठीक है ना, कि प्रीपोजिशन जो रहता है तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये हम बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ पे देखें कि अगर एक सेंटेंस में बट रहेगा तो हम पहचानेंगे कैसे कि वो कंजंक्शन के रूप में है या प्रीपोजिशन के रूप में है। तो सिंपल सा मैंने यहाँ तरीका निकाला है आप लोगों के लिए कि अगर उस बट का हिंदी लेकिन आता है, ठीक है, तब वो कंजंक्शन है। और अगर उस बट की हिंदी का अर्थ होता है उस बट के अलावा, के अलावा, अगर उस बट का मतलब है के अलावा, ठीक है ना, तब वो जो है सो प्रीपोजिशन की तरह है। आ रही बात समझ में। तो जब प्रीपोजिशन रहेगा तब हम वहां पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर देंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, सी इज वेल ऑफ। वेल ऑफ मीन्स क्या होता है, वेल ऑफ मीन्स जानते हैं, अमीर। वेल ऑफ मीन्स अमीर। तो सी इज वेल ऑफ, बट सी या हर इज ग्रीडी, ठीक है, वह अमीर है, वह धनी है, ठीक है, लेकिन क्या है, वह लालची है। तो यहां पे इसका अर्थ क्या था, लेकिन, ठीक है, बट, लेकिन, किंतु, ठीक है, परंतु, सब एक ही मतलब है। तो सी इज वेल ऑफ, वह अमीर है, बट सी इज ग्रीडी या हर इज ग्रीडी, लेकिन वह लालची है। तो यानी इस बट का मतलब क्या हो रहा है, लेकिन। इस बट का मतलब क्या हो रहा है, लेकिन। इसलिए ये क्या है, ये बट जो है सो क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी इज वेल ऑफ, बट सी होगा या हर होगा, सी इज ग्रीडी होगा या हर इज ग्रीडी होगा। तो डेफिनेटली जो है सो सी इज ग्रीडी होगा, ना कि हर इज ग्रीडी, ठीक है। मैंने क्या बताया कि अगर प्रीपोजिशन रहेगा ये बट, तो उसके बाद जो केस आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो ये अब बट प्रीपोजिशन क्या है या कंजंक्शन है, ये हम कैसे पहचानेंगे, तो उस सेंटेंस को हिंदी कर कर पहचानेंगे, उस बट की हिंदी करके पहचानेंगे। तो यहाँ पे बट का मतलब क्या निकल रहा है, लेकिन। तो लेकिन क्या हो गया, कंजंक्शन। तो अब जब ये प्रीपोजिशन नहीं है तो इसके बाद जो केस आएगा ऑब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि सब्जेक्टिव केस आएगा, इसलिए यहाँ पे बट सी होगा। क्लियर है। तो ये तो हो गया ये रूल के मुताबिक। और ऐसे भी हम अगर ग्रामर सेंस ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे भी हम जानते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है कि नहीं होता है, कि वर्ब रहेगा इसका मतलब है कि उसके पहले सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट रहेगा इसका मतलब है उसके साथ कोई ना कोई वर्ब आया है। ये एग्रीमेंट है, ये दोनों साथ रहेंगे तभी वो सेंटेंस पूरा होगा, नहीं तो सेंटेंस पूरा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। तो वैसे भी देख लें, जैसे इज क्या है, तो डेफिनेटली वर्ब है। ठीक है। तो इस वर्ब के साथ सब्जेक्ट आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल आया है। ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट मेरा पूरा हो रहा है। अब यहाँ देखें कि इज क्या है, तो वर्ब है। ठीक है। तो इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो इसलिए ये इज अकेले नहीं रहेगा, ये अपने साथ सब्जेक्ट जरूर रखेगा, इसलिए इज के पहले यहाँ भी जो है सो हर नहीं बल्कि सी ही होगा। ऐसे भी हम देख सकते हैं।
ठीक है, अगर हम इससे नहीं पहचान पा रहे हैं, इस सेंटेंस की हिंदी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस जो है सो एग्रीमेंट को देखकर कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है उससे भी हम इस सेंटेंस को पकड़ सकते हैं। क्लियर है? सेकंड सेंटेंस है एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट सी या ही, यानी एवरीवन वेंट टू द पार्टी यानी सभी लोग, प्रत्येक लोग जो है सो पार्टी में गए, ठीक है, बट सी और ही, सिवाय उसके, यानी उसके सिवा पार्टी में सारे लोग गए, एवरीवन गए, ठीक है। तो यहां पे बट का मतलब क्या निकल रहा है? के अलावे, के अलावे। इस बट की हिंदी क्या हो रही है? के अलावे, यानी उसके अलावे पार्टी में सभी लोग गए। तो यहां पे ये क्या है? बट क्या हो गया? यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया, है ना? ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यानी इस बट के बाद सी होगा या ही होगा? सी होगा या ही होगा? क्या होगा बोला जाए? और अगर ग्रामर व्यू से देखें तो यहाँ ये जो है सो वेंट है, ये क्या है? वर्ब है, तो इसके साथ जो है सो सब्जेक्ट आया है, इसका एग्रीमेंट पूरा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब ये सब्जेक्ट में रखेंगे, यहाँ पे हर कर देते हैं, छूट गया है, यहाँ पे हर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने हर कर दिया। तो एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट सी और हर, सी ऑब्लिक हर, ठीक है। तो यहाँ पे सी होगा या हर होगा? तो डेफिनेटली जो है सो यहाँ पे क्या होगा? हर होगा, क्योंकि अगर सी होगा तो इसको एक वर्ब भी चाहिए। तो क्या इस सेंटेंस में इस वर्ब के सिवा और कोई वर्ब है क्या? तो इस वर्ब का तो एग्रीमेंट इसके साथ हो गया, ये तो वर्ब इसके साथ बैठ गया, तो इस सब्जेक्ट के साथ हम कहां से वर्ब देंगे? है ही नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ सब्जेक्ट होगा ही नहीं, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे हर क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस बट के साथ क्या आया? उस बट के बाद ये बट जो है सो यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद मेरा हर आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि सब्जेक्टिव केस, यानी सी यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है? थर्ड सेंटेंस में देखिए कि आई एम पुअर बट आई ऑब्लिक मी एम ऑनेस्ट, है ना। मैं गरीब हूं किंतु मैं ईमानदार हूं। आई एम एन ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि वर्ब है। अगर ग्रामर सेंस ऑफ व्यू से देखें कि सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट से अगर इसको पकड़ें तो वर्ब है, तो यहाँ सब्जेक्ट है, यानी इनका काम पूरा, इनका एग्रीमेंट पूरा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस बट को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं कि अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ वर्ब है ना, और ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ भी है। इसका मतलब कुछ सही सही लग रहा है कि नहीं? यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब और यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब, दोनों सब्जेक्ट का अपना अपना वर्ब मिल गया है और दोनों वर्ब को अपना अपना सब्जेक्ट मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एग्रीमेंट पूरा दिख रहा है ग्रामर सेंस ऑफ व्यू से, तो भी मेरे को सही लग रहा है। लेकिन अगर हम बट से देखें तो बट क्या, यहाँ पे बट का क्या मतलब निकल रहा है? आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, बट आई एम ऑनेस्ट या मी एम ऑनेस्ट, मी एम ऑनेस्ट सुनने में भी खराब लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आई एम ऑनेस्ट होगा। और यहाँ पे बट का क्या मतलब निकल रहा है? आई एम पुअर, मैं गरीब हूं लेकिन ईमानदार हूं। तो यहाँ पे इस बट का अर्थ क्या निकल रहा है? लेकिन। और लेकिन रहे, अगर लेकिन बट का मतलब लेकिन निकलता है, तब बट क्या हो जाता है? कंजंक्शन हो जाता है। बट क्या हो जाता है? कंजंक्शन हो जाता है ना। तो बट जब कंजंक्शन हो जाएगा तो उसके बाद जब भी केस आएगा तो सब्जेक्टिव केस आएगा, यानी आई होगा न कि मी होगा। तो ये सेंटेंस कैसे सही होगा? आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट, मैं गरीब हूं लेकिन मैं ईमानदार हूं। क्लियर है? फोर्थ सेंटेंस में भी वैसे ही है, नोबडी न्यू द आंसर बट मी ऑब्लिक आई। तो यहां पे भी देखें कि यहां बट है, यानी यहां पे बट का क्या मतलब भाई? यानी नोबडी न्यू द आंसर, यानी आंसर कोई नहीं जानता है सिवाय मेरे, यानी मेरे अलावा, ठीक है। इसका आंसर कोई नहीं जानता है। तो यहां पर बट का मतलब क्या हो गया? के अलावे, ठीक है, के अलावे।
तो के अलावे जब हुआ तो ये बट क्या हो गया भाई, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, यानी मी सही होगा। ठीक है, तो नोबडी न्यू द आंसर बट मी, यानी मेरे सिवा कोई आंसर, किसी ने आंसर नहीं दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में। तो अब मैं समझ रहा हूं कि बट से रिलेटेड आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बट को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, कि वो कंजंक्शन है और कब पहचानेंगे कि वो प्रीपोजिशन है। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा कुछ दो एग्जाम्पल और मैंने यहाँ पे दिया है, जो कि ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस है, इसलिए हम यहाँ पे टॉपिक में मिसलेनियस लिख दिए। और भी हम सेंटेंसेस में आप लोगों को बतलाऊंगा जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, सॉल्व पेपर हैं, वो सॉल्व पेपर से निकाल कर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये दो सेंटेंस में देखें और एरर को पकड़ने का प्रयास करें। इट was me who was responsible for making all the arrangements for the successful completion of his studies। ठीक है, ये सेंटेंस में कई पार्ट में, 4-5 पार्ट में इसको बांटे हमने। ठीक है, आपको एरर पकड़ना है कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। इट वाज मी, तो ये वाज को देखे तो वाज यहाँ मेन वर्ब है। वाज क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब तो आया नहीं है। या इट वाज मी अगर एक सेंटेंस है तो मी तो वर्ब है नहीं, मेन वर्ब तो है नहीं, तो इस ऑक्सिलरी वर्ब को ही मेन वर्ब बनना पड़ा है। और मेन वर्ब के बाद क्या आता है, पिछले के रूल्स आप देखें ध्यान से, तो इट वाज क्या होगा, मेन वर्ब के बाद जब भी आता है तो सब्जेक्टिव केस आता है। कल मैंने बतलाया, पिछले के वीडियो में बतलाया। तो इट वाज मी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आई होगा। इट वाज आई, मी का यूज यहाँ कभी नहीं होगा। तो इट वाज आई हु वाज रिस्पॉन्सिबल for making all the arrangements for the successful completion of his studies। अब यहाँ देखते हैं कि ये ऑफ प्रीपोजिशन है, जो रूल्स मैंने बतलाया है उसी रूल से रिलेटेड एरर इसमें मैं पकड़ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफ क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा भाई, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा ना। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि सब्जेक्टिव केस। तो इस प्रीपोजिशन के बाद आप देखोगे कि हिज स्टडीज, ये पूरा जो है सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हिज स्टडीज सही है या गलत है, तो बिल्कुल सही है ना। तो इट वाज, तो यहाँ पे जो ऑफ प्रीपोजिशन हुआ, तो इस प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे जो है सो ऑब्जेक्ट आया। अब आप बोलेंगे कि हिज जो है वो तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, हिज जो है सो पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हिज सिर्फ नहीं है, हिज स्टडीज है, यानी ये पूरा पार्ट जो है सो ऑब्जेक्ट है। पूरा पार्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हिज स्टडीज जो है सो बिल्कुल सही है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हिम स्टडीज नहीं हो सकता, हो सकता है यहाँ पे हिम स्टडीज तो हो नहीं सकता। तो ये अगर सिर्फ हिम रहता, ठीक है, यहाँ पे स्टडीज नहीं रहता, तब वहां पे हिम होता, लेकिन चूंकि स्टडीज भी है इसलिए पूरा वर्ड जो है सो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हिज स्टडीज बिल्कुल सही है। क्लियर है। सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं कि एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई everyone brought a present to the party। ठीक है, अब यहां एक्सेप्ट फॉर को देखें, ये क्या है एक्सेप्ट फॉर, तो एक्सेप्ट फॉर जो है इसके बाद यू एंड आई आया है, और मैंने यहां क्या बतलाया है कि जब कोई प्रीपोजिशन हो तो उसके बाद हमेशा क्या यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं कि ये जो है सो प्रीपोजिशन है, ठीक है, और इस प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो यू में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, यू सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। ठीक है, लेकिन आई में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन क्या, क्लियर है बिल्कुल कि आई जो है सो सब्जेक्टिव केस है और यहाँ पे सब्जेक्टिव केस नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ पे मी होगा ना। तो क्या सेंटेंस पूरा बनेगा, एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी एवरीवन ब्राउट अ प्रेजेंट टू द पार्टी, और इसमें कोई प्रीपोजिशन तो है नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दो रूल्स
ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ मैंने बतलाने का प्रयास किया। ठीक है, इसमें की सारी बातों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर मैंने बतलाया, लॉजिकली मैंने बतलाया, ग्रामर के लॉजिक से भी बताया और रूल्स को ध्यान में रखते हुए बताया। बट को भी मैंने बताया, बट में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए उसको हमने कंजंक्शन और प्रीपोजिशन अलग अलग रूप में बतलाया कि कब हम इसको कंजंक्शन समझेंगे और कंजंक्शन रहेगा तब क्या करेंगे, और प्रीपोजिशन रहेगा प्रीपोजिशन को कैसे पहचानेंगे, और अगर प्रीपोजिशन पहचान गए तो उसके बाद कौन सा केस यूज करेंगे। इन सारी बातों को मैंने डिटेल में बतलाया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए अगर आपको अच्छे से समझ में आया, क्लास पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।